सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 5 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो आज का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके सामने कि अभी हाल ही में दुनिया में पहली बार थोरियम से यूरेनियम ईंधन में सफलतापूर्वक रूपांतरण किसने किया है? तो आंसर होगा चाइना ने। तो अभी चाइना ने थोरियम मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर में पहली बार थोरियम को सफलतापूर्वक यूरेनियम ईंधन में बदल दिया है। और आपको पहले बता दूं कि ये दुनिया का एकमात्र चालू मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर है जो कि चाइना के पास है। इसमें कूलेंट यानी कि शीतलक के रूप में पिघला हुआ नमक यूज किया जाता है और ये रिएक्टर 4th जनरेशन का रिएक्टर है। देखो, थोरियम का आज तक सीधा इस्तेमाल संभव नहीं था रिएक्टर में, और थोरियम ये दुनिया में प्रचुर मात्रा में है। मतलब जितना दुनिया में यूरेनियम है ना, उससे 3 गुना अधिक थोरियम मिलता है दुनिया में, पर इसका सीधा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं हम रिएक्टर में, इसलिए रिएक्टर में यूज नहीं होता डायरेक्ट। पर अभी चाइना ने क्या किया, थोरियम को यूरेनियम फ्यूल में कन्वर्ट करके इसे यूज करने लायक बना दिया, और ऐसा करने वाला ये दुनिया का पहला देश बन गया चाइना। अभी चाइना ने थोरियम को यूरेनियम 233 में कन्वर्ट किया। देखो, थोरियम 232 ये प्राकृतिक रूप से प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, पर इसका विखंडन यानी कि फिजन नहीं होता, तो इसे इलेक्ट्रॉन अवशोषण के माध्यम से यूरेनियम 233 में बदला गया। और ये उपलब्धि थोरियम में अगली पीढ़ी के ईंधन के रूप में प्रमाणित करती है। मतलब इस तरह से हम थोरियम को यूज कर पाएंगे। तो ये उपलब्धि हासिल की है चीन ने, ऐसा किया है चीन ने, ये आपको ध्यान रखना है। और आप कह सकते हो कि भारत में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार है। हमारे यहाँ पे केरल और उड़ीसा में जो मेनाजाइट मृदा पाई जाती है उसमें 8 से 10% थोरियम है। बाकी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, झारखंड में भी पाया जाता है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि न्यूक्लियर रिएक्टर परमाणु भट्टी का आविष्कार किसने किया था? एनरिको फर्मी ने किया था। इसमें ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 का इस्तेमाल करते हैं और शीतलक के रूप में ग्रेफाइट या भारी जल का इस्तेमाल होता है। नियंत्रक के रूप में कैडमियम या बोरॉन छड़ का इस्तेमाल होता है। और भारत के परमाणु कार्यक्रम का संस्थापक किन्हें माना जाता है? होमी जहांगीर भाभा। उन्होंने 1956 में एशिया का पहला रिसर्च रिएक्टर स्थापित किया था, उसका नाम है अप्सरा। और यूरेनियम का परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर क्या होता है? 92 होता है। अब मैं आपको सीधे चाइना लेकर के चलता हूं। तो ये रहा मैप में चाइना। देखो, चाइना की कैपिटल बीजिंग होती है। यहीं पर आपको एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का, शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर मिलेगा। करेंसी है रेनमिनबी, प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। कुछ और प्रश्न चाइना से देखें तो चाइना कोल्ड सीप नाम से डीप सी स्पेस स्टेशन बनाएगा। कहाँ पे? दक्षिण चीन सागर में 2000 मीटर की गहराई में। फिडे महिला विश्व चैंपियनशिप 2025 चाइना में हुआ था, इसको जीत लिया जू वेंचुन ने, चाइना की प्लेयर है। दुनिया का पहला थोरियम मोल्टन सॉल्ट परमाणु रिएक्टर चीन ने शुरू किया। ये जो आज हम जिस रिएक्टर की बात कर रहे हैं जहां पर ये सब हुआ, इसी में हुआ है। ये कहां पर है? गोबी रेगिस्तान में। दुनिया की पहली ह्यूमनॉइड रोबोट हाफ मैराथन कहां पर हुई? चाइना में। और चाइना ने गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया, इसमें मैग्नीशियम हाइड्राइड का इस्तेमाल किया गया। ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 में भारत चौथे स्थान पर रहा, टॉप पे चाइना रहा। 11वां अभी जो महिला एशिया हॉकी कप टूर्नामेंट हुआ था, ये हुआ था चाइना के हांगझाऊ में। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के नए अध्यक्ष जो होंगे वो होंगे जू जियाई, चाइना से। और बिना बारूद का ब्लैकआउट बम ये तैयार किया था चाइना ने। ठीक है, ये प्रश्न ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो आंसर होगा 86। तो ये है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025, इसको जारी किया वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट ने। तो इस इंडेक्स में देश की रूल ऑफ लॉ की कंडीशन को मेजर किया जाता है। रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कि देश में लॉ का रूल हो और देश के सभी नागरिक लॉ को फॉलो करें, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। इस इंडेक्स में देश को 8 डायमेंशंस और 44 इंडिकेटर्स पर रैंक दी जाती है, जैसे कि न्यायतंत्र कितनी आज़ाद है उस देश की, सरकार की जवाबदेही, भ्रष्टाचार, समानता, ये सब चीज़ों के बेसिस पर रैंकिंग दी जाती है। अभी टोटल 143 देशों को इस रैंकिंग में शामिल किया गया। टॉप 3 की बात करें, पहले स्थान पे डेनमार्क है, दूसरे पे नॉर्वे को रखा है, तीसरे पे फिनलैंड को रखा है। भारत की बात करोगे तो भारत की रैंक है 86। लास्ट ईयर भारत 79 नंबर पे था, अभी 86 रैंक है, ये आप ध्यान रखना। अब कुछ और इंडेक्सेस में आपको रिवाइज कराता हूँ, कुछ और इंपॉर्टेंट सूचकांक।
अभी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 आया था, उसमें भारत चौथे स्थान पर रहा, टॉप पर अमेरिका है। नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में पहले स्थान पर उड़ीसा है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत 96 पे है, टॉप पे डेनमार्क है। और पंचायत हस्तांतरण सूचकांक पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स में पहले स्थान पर कर्नाटक है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत 14वें स्थान पर है, टॉप पर बुर्किना फासो है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत 118वें स्थान पर है, टॉप पर फिनलैंड है। पहली बार जो पंचायत उन्नति सूचकांक आया था उसमें फ्रंट रनर ए कैटेगरी में टॉप पे गुजरात रहा। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 151 पे है, टॉप पे नॉर्वे है। जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक डिस्ट्रिक्ट फ्लड सेवेरिटी इंडेक्स पहली बार जारी किया आईआईटी दिल्ली और आईआईटी गांधीनगर ने, टॉप पे पटना जिला रहा। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में भारत 41 पे है, टॉप पर स्विट्जरलैंड है। और मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक है 130, टॉप पर आइसलैंड है। जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स में भारत की रैंक है 102। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक है 10वीं। पहले दूसरे तीसरे स्थान पे कोई नहीं है, चौथे स्थान पे डेनमार्क है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक है 131, टॉप पर आइसलैंड है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत 71 पे है, टॉप पर स्वीडन है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन है। और 19वां ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत 115वें स्थान पर है, टॉप पर आइसलैंड है। और अभी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स आया था उसमें भारत 99 पे है, टॉप पर फिनलैंड है। नीति आयोग के उत्तर पूर्वी क्षेत्र सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023-24 में कौन सा जिला टॉप पर है? हनहतियाल, जो कि मिजोरम का है। ग्लोबल एआईसीटी इंडेक्स में टॉप पर सिंगापुर है और भारत में टॉप पर बेंगलुरु है, जो पूरी लिस्ट में 26वें स्थान पर है। उसके अलावा अभी स्मार्ट सिटी इंडेक्स आया था, उसमें टॉप पर ज्यूरिख है, स्विट्जरलैंड में है ज्यूरिख। और भारत में टॉप पर दिल्ली है, जो पूरी लिस्ट में 104 स्थान पर है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में ये तो हमने पढ़ लिया, भारत 115 पे है, टॉप पर आइसलैंड है। NIRF 2025 की ओवरऑल रैंकिंग में टॉप पर IIT मद्रास है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत 63 पे है, टॉप पर है स्विट्जरलैंड। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड इंडेक्सेस मैंने आपको रिवाइज कराए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में तंजानिया में राष्ट्रपति पद का चुनाव किसने जीत लिया? तो आंसर होगा सामिया सुलूहू हसन। और आपको पता है 2021 से तंजानिया देश की प्रेसिडेंट यही है, सामिया सुलूहू हसन। अभी वहां पे फिर से प्रेसिडेंट पद के लिए चुनाव हुए और एक बार फिर से वे राष्ट्रपति चुनी गई। उन्होंने इस बार 98 परसेंटाइल वोट हासिल किए। तंजानिया की बात करते हैं, पहले मैं आपको डायरेक्ट दिखाता हूँ। ये रहा मैप में तंजानिया, अफ्रीकी देश है। कैपिटल डोडोमा होती है, करेंसी होती है तंजानियन शिलिंग। और हमने कहा प्रेसिडेंट फिर से बन गई सामिया सुलूहू हसन। प्रधानमंत्री हैं कासिम मजालिवा। और अफ्रीका देश की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो है, वो इसी देश में आपको मिलेगी। आपको बताए, अगर आपसे पूछे ना कि अभी किस IIT ने देश के बाहर अपना पहला कैंपस खोला था, तो वो IIT मद्रास आंसर होगा। पूछे कहाँ पर खोला था, तो यहीं पर तंजानिया में, तंजानिया के जांजिबार में। और जहाँ पे पहली महिला डायरेक्टर बनी थी प्रीति अगलायम, कई बार हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, ये तो बात हो गई तंजानिया की। अब इसी तरह का मैं आपको रिवीजन कराऊंगा अभी जिन भी लेटेस्ट नए देशों में नए प्रेसिडेंट या प्रधानमंत्री बने थे वो वाले। जैसे अभी जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी साने ताकाइची नाम है। सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमिनी। मेडागास्कर के प्रधानमंत्री फोर्टुनाट रुफिन। मेडागास्कर के राष्ट्रपति कर्नल माइकल। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी इंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की। नॉर्वे के फिर से प्रधानमंत्री जोनास कहर। फ्रांस में नए राष्ट्रपति सेबेस्टियन लेकॉर्नो। गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली। थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री अनुतिन चारनविल्लाकुर। जमैका के नए प्रधानमंत्री एंड्रयू हॉलनेस। लिथुआनिया के नए प्रधानमंत्री इंगा रुगिनियन। सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति जेनिफर गार्लिंग्स। और रोमानिया के नए राष्ट्रपति निकुसोर डेन। सूडान के प्रधानमंत्री कामिल इद्रिस। साउथ कोरिया के 14वें राष्ट्रपति ली जे म्यूंग। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो। पोलैंड के राष्ट्रपति करोल नवरोकी। यमन देश के प्रधानमंत्री सलीम सालेह बिन ब्रेक बने थे। तो 18 अपॉइंटमेंट्स हमने रिवाइज करे, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में लेखक रामदरस मिश्र का निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो आंसर होगा 2025 में ही। तो 2025 में ही मिला था पद्मश्री। तो उस तरह से अवार्ड वाले सेक्शन में भी ये प्रश्न आता है, और अभी निधन हो गया तो ऑब्ituary वाले सेक्शन में भी ये प्रश्न आता है। रामदरस मिश्र, इनका भी 101 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे एक भारतीय कवि और लेखक थे और मॉडर्न हिंदी लिटरेचर में योगदान के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अब तक
150 से ज़्यादा बुकें लिखी है। उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते थे। हमने कहा पद्मश्री मिला 2025 में। सरस्वती सम्मान मिल चुका है उन्हें 2021 में उनकी कविता मैं तो यहाँ हूँ के लिए। साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है 2015 में उनके कविता संग्रह अग्नि की हंसी के लिए। व्यास सम्मान भी मिल चुका है 2011 में। बहुत सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स मतलब इनको मिल चुके हैं, तो नाम इंपॉर्टेंट रहेगा। अब कुछ और निधन वाले प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराऊं तो अभी भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष और न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर MR श्रीनिवासन का निधन हो गया। 2015 में पद्म विभूषण मिला था। मारुति चितमपल्ली एनवायरनमेंट और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए जाने जाते थे, महाराष्ट्र से थे। अरण्य ऋषि के नाम से भी उनको जाना जाता था। इनको भी 2025 में ही पद्मश्री मिला था, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा नाम। भारत के दिग्गज क्रिकेटर दिलीप दोषी का निधन हो गया। उनकी ऑटोबायोग्राफी स्पिन पंच। नाइजीरिया के पूर्व राष्ट्रपति मुहम्मदू बुहारी का निधन हो गया। दुनिया के सबसे बुजुर्ग मैराथन धावक का निधन हो गया, पंजाब से थे, फौजा सिंह इनका नाम था। पगधारी बवंडर के नाम से भी प्रसिद्ध थे। प्रख्यात अर्थशास्त्री और यूके के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य मेघनाथ जगदीश चंद्र देसाई का निधन हो गया। वे ब्रिटिश संसद के उच्च सदन में नियुक्त होने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति थे। 2008 में मिला पद्म भूषण। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का निधन हो गया। दिशोम गुरु के नाम से जाने जाते थे। और औषधीय पौधे आरोग्य पथ की खोज करने वाले कट्टीमथन कानी का निधन हो गया। वे केरल से थे। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में पहला RK लक्ष्मण उत्कृष्टता पुरस्कार एक्सीलेंस अवार्ड ये किसे दिया जाएगा? तो आंसर होगा आमिर खान को। तो ये पहला RK लक्ष्मण उत्कृष्टता पुरस्कार अभिनेता आमिर खान को दिया जाएगा। ये पुरस्कार उन्हें भारतीय सिनेमा में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए मिलेगा, जो 23 नवंबर 2025 को उनको दिया जाएगा। कहाँ पे? पुणे में। और महान कलाकार, महान कार्टूनिस्ट RK लक्ष्मण को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके परिवार ने RK लक्ष्मण अवार्ड फॉर एक्सीलेंस शुरू करने का भी ऐलान किया, और इसके पहले प्राप्तकर्ता होंगे आमिर खान। RK लक्ष्मण की थोड़ी सी बात करें तो ये एक महान कार्टूनिस्ट थे। उन्होंने भारत के सबसे प्यारे किरदार द कॉमन मैन को बनाया था, और उन्होंने अपने भाई RK नारायण के द्वारा लिखी मशहूर टीवी सीरीज मालगुडी डेज के लिए भी स्केच बनाए थे। इन्हें पद्म भूषण 1973 में मिल चुका है, पद्म विभूषण 2005 में, रेमन मैग्सेसे अवार्ड 1984 में, और 2015 में 93 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया था। बाकी कुछ और अवार्ड्स मैं आपको रिवाइज कराऊं तो अभी मोदी जी को किस देश में की टू द सिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अर्जेंटीना। 2025 का पेन प्रिंटर पुरस्कार दिया गया लीला अबुलेला को, सुडानी स्कॉटिश लेखिका है। संयुक्त राष्ट्र मंडेला पुरस्कार 2025 दिया गया ब्रेंडा रेनॉल्ड्स को, जो कनाडा से हैं, और कैनेडी ओडेडे को, जो केन्या से हैं। सुहानी शाह बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय। 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्र पुरस्कार मिला नितिन गडकरी को। खाद्य एवं शांति के लिए MS स्वामीनाथन पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता बने प्रोफेसर एडेमोला एडेनले, नाइजीरिया से हैं। इंपॉर्टेंट रहेगा ये प्रश्न। और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने जो इक्वेटर प्राइज 2025 दिया बीबी फातिमा सेल्फ हेल्प ग्रुप को, जो कर्नाटक से हैं। ललित कला अकादमी पुरस्कार 2025 मिला प्रेमचंद पुखरामबम को, मणिपुर के मूर्तिकार हैं। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 मिला कुमार मंगलम बिरला को। 34वां सरस्वती सम्मान 2024 के लिए दिया गया साधु भद्रेश दास को, संस्कृत विद्वान है, उनकी पुस्तक स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेंगे प्रश्न, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में हमारी तीनों सेनाओं ने मिलकर के पूर्वी प्रचंड प्रहार अभ्यास का आयोजन ये करेंगे, अभी होने वाला है। ये कहाँ पर होगा? होगा कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। अभ्यास का नाम है पूर्वी प्रचंड प्रहार अभ्यास, और ये एक तरह का त्रिसेवा अभ्यास है, मतलब जिसमें हमारी तीनों सेनाएं हिस्सा लेंगी। ये 11 नवंबर को शुरू होगा, 15 नवंबर तक चलेगा। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के मेचुका में होगा ये। और इसका आयोजन करने का उद्देश्य है पूर्वी सीमाओं पर संयुक्त युद्ध क्षमताओं, समन्वय और युद्ध तैयारियों का परीक्षण करना। इसके अलावा एक और अभ्यास लिखो, भारतीय सेना की दक्षिणी कमान। अभी इन्होंने वायु समन्वय सेकंड नाम से एक अभ्यास का आयोजन किया था, अभी 28 और 29 अक्टूबर को रेगिस्तानी क्षेत्र में, जो कि एक तरह का ड्रोन रोधी अभ्यास था। अच्छा, भारतीय सेना के हमारे और भी कुछ अभ्यास है सिलेक्टेड, वो मैं आपको कराता हूँ। एक अभ्यास किया था ड्रोन प्रहार, ठीक है, ये सारे हमारी इंडियन आर्मी ने किए थे। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। दिव्य शक्ति अभ्यास सिक्किम में। अचूक प्रहार अभ्यास अरुणाचल प्रदेश में।
युद्ध कौशल 3.0 अभ्यास अरुणाचल प्रदेश में, समन्वय शक्ति अभ्यास असम और मणिपुर में, सियोम प्रहार अभ्यास अरुणाचल प्रदेश में, और अघोम फ्यूरी अग्नि अभ्यास ये राजस्थान के थार रेगिस्तान में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे अस्वच्छ शहर कौन सा है? तो आंसर होगा मदुरै। तो अभी स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 की रिपोर्ट में भारत के सबसे गंदे शहर यानी कि अस्वच्छ शहर कौन सा है इसकी सूची आई है, और इसमें टॉप पर यानी कि सबसे अस्वच्छ सबसे गंदा शहर बताया गया तमिलनाडु के मदुरै को। ये मदुरै वही स्थान है जहाँ पे आपको मीनाक्षी मंदिर मिलेगा। एक बार एग्जाम में आ चुका है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है, एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो मदुरै तमिलनाडु में है। तो ये अभी भारत का सबसे गंदा शहर बताया गया। इसके बाद लुधियाना है, उसके बाद रांची को बताया गया, और इसका आधार है वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट बहुत खराब है यहाँ का। तो जिस तरह से ये गंदे शहरों को आज आप पढ़ रहे हो, हम सबसे अच्छे शहर भी पढ़ चुके हैं स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार, जो कि इसका नवा संस्करण था जिसकी थीम थी रिड्यूस रीयूज रिसाइकल। और इस बार हमने खास क्या देखा था कि एक नई कैटेगरी भी इसमें जोड़ी गई थी, सुपर स्वच्छ लीग, और इस कैटेगरी में उन 15 शहरों को शामिल किया गया था जो कि पिछले 3 साल में टॉप 3 में 2 बार आए थे। तो उसी की कैटेगरी की सबसे पहले बात करें सुपर स्वच्छ लीग में, तो इसमें 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में पहले स्थान पर इंदौर है, फिर सूरत है, फिर नवी मुंबई है। 3 से 10 लाख आबादी वाले शहरों में नोएडा पहले स्थान पर है, फिर चंडीगढ़ है, फिर मैसूर है। अब सुपर स्वच्छ लीग की हमने बात कर ली। नॉर्मल स्वच्छता रैंकिंग में बात करें 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में, तो टॉप पर इसमें अहमदाबाद है, फिर भोपाल, फिर लखनऊ है। सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर में प्रयागराज है, सर्वश्रेष्ठ छावनी बोर्ड में सिकंदराबाद है, और सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर में विशाखापट्टनम, जबलपुर और गोरखपुर को रखा गया है। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में 12 करोड़ से अधिक परिवारों के साथ कौन सी योजना दुनिया की नंबर 1 स्वास्थ्य बीमा योजना बन गई है? तो आंसर होगा आयुष्मान भारत। तो आयुष्मान भारत योजना, या इसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कह दो। अच्छा, ये लॉन्च कब हुई थी? 23 सितंबर 2018 को मोदी जी ने इसको लॉन्च किया था। कहाँ से? रांची, झारखंड से। जिसका उद्देश्य है आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना, और इसके अंतर्गत प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है। और अभी इसमें 42 करोड़ से ज़्यादा आयुष्मान कार्ड जारी हो चुके हैं, और इस तरह से ये विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना बन चुकी है। तो ये आप ध्यान में रखना। कुछ और सरकार की योजना एक बार मैं आपको रिवाइज कराता हूँ जो किसी न किसी कारण से न्यूज़ में रही। एक तो याद रखना, भारत सरकार ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य क्या है? भारत के भीतर इन खनिजों, इन मिनरल्स की खोज को प्रोत्साहित करना। इसके लिए बजट रखा गया है 34,300 करोड़ रुपए 7 सालों के लिए। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना मार्च 2019 में लॉन्च हुई थी। प्रधानमंत्री जीवन योजना 2019 में 2G इथेनॉल प्लांट्स को बढ़ावा देने के लिए है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 19 फरवरी 2015 को सूरतगढ़, राजस्थान से। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आशा योजना को कब तक बढ़ा दिया? 31 मार्च 2026 तक। ये लॉन्च हुई थी 2018 में। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 13 फरवरी 2024 को ये लॉन्च हुई थी। तो अगर आप अपने घरों में सोलर, जो छतों पे सोलर पैनल लगवाते हो, तो फिर आपको 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम ये शुरू हुआ था 1 जुलाई 2015 को, 10 साल पूरे हो गए। और प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना ये 15 अगस्त 2025 को मोदी जी ने इस योजना की घोषणा की थी। इंपॉर्टेंट है ये। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 1 जून 2020 को ये शुरू हुई थी, और अभी इसे बढ़ा करके 31 मार्च 2030 तक कर दिया। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ये शुरू हुई थी 10 सितंबर 2020 को, और अभी 10 सितंबर 2025 को इसके 5 साल पूरे हो चुके हैं। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो आंसर होगा संजय गर्ग। तो अभी संजय गर्ग को भारतीय मानक ब्यूरो का नया महानिदेशक बनाया गया है। और भारतीय मानक ब्यूरो ये उपभोक्ता मामलों के विभाग के तहत भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है, और ये संस्था 1947 से बेहतर क्वालिटी के मानक तय करने का काम करती है। और शुरुआत में 1947 में इसका नाम था भारतीय मानक संस्थान। फिर 40 साल के बाद 1987
1987 में इसका नाम हो गया भारतीय मानक ब्यूरो, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, और इसके लिए अधिनियम आया 1986 में, और इस अधिनियम में फिर से संशोधन हुआ, और जो इसके लिए लेटेस्ट अधिनियम आया वो है 2016 का अधिनियम। इसका मुख्यालय आपको मिलेगा नई दिल्ली में। तो याद रखना, भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक अभी बने हैं संजय गर्ग। कुछ और अपॉइंटमेंट्स देखो, अभी कमांडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर सम्मान मिला था लीना नायर का, ये सम्मान वाला प्रश्न आ गया यहाँ पे। चलो अगला देखो, MIT जो यूनिवर्सिटी है अमेरिका में, इसके पहले भारतीय मूल के प्रोवोस्ट मतलब एक तरह से वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी का पद होता है, तो ये बने थे अनंता चंद्रकाशन। प्राक्कलन समिति एस्टिमेट कमेटी का नया अध्यक्ष बनाया गया था संजय जायसवाल को। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का नया अध्यक्ष बनाया गया जू जियाई को, और एशियन डेवलपमेंट बैंक के न्यू प्रेसिडेंट बने मसातो कांडा, जापान से हैं। रॉ के चीफ हैं पराग जैन। CBDT के चेयरमैन है रवि अग्रवाल, इनका कार्यकाल बढ़ गया। भारतीय खो खो महासंघ के अध्यक्ष बने थे सुधांशु मित्तल, और सेबी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने थे सुनील कदम। ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में 17वां गृह शिखर सम्मेलन का आयोजन ये कहां पर किया गया, तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो 17वां गृह शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हो रहा है। इसका आयोजन गृह काउंसिल के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के साथ आयोजित किया जा रहा है। उद्देश्य है क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन बिल्डिंग्स के बारे में चर्चा करना। थीम है इनोवेट टू एक्ट फॉर अ क्लाइमेट रेजिलिएंट वर्ल्ड, और गृह समिट का आयोजन पहली बार 2010 में नई दिल्ली में ही किया गया था। गृह काउंसिल की बात करें तो ये एक स्वतंत्र और नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। इसे टेरी यानी कि द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा बनाया गया था, और इसका काम क्या है, ग्रीन बिल्डिंग्स को रेटिंग देना। अब समिट वाली हमने बात करी सम्मेलन की, तो कुछ और इंपॉर्टेंट सम्मेलन आपको रिवाइज करवाते हैं। अभी 28वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन हुआ था विशाखापत्तनम में। अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ, और सरदार पटेल जी के बड़े भाई जो थे विट्ठल भाई पटेल, याद रखना, केंद्रीय विधानसभा के पहले भारतीय निर्वाचित अध्यक्ष रहे थे। पहला त्रिसेवा सेमिनार रण संवाद 2025 हुआ था मध्य प्रदेश के महू में। 2026 में भारतीय टूर ऑपरेटर संघ का 41वां वार्षिक सम्मेलन हुआ विशाखापत्तनम, मतलब ये 2026 में होगा विशाखापत्तनम में, अभी 2025 वाला तो पूरी उड़ीसा में हुआ। 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन ब्रिज टाउन बारबाडोस में हुआ। 5वां आसियान इंडिया यूथ समिट हुआ गोवा में। पहली बार दिल्ली के बाहर अनुसूचित जाति जनजाति संसदीय समिति का राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ भुवनेश्वर में। 20वां ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी समिट हुआ नई दिल्ली में। सेमिकॉन इंडिया 2025 इसका आयोजन हुआ दिल्ली के यशोभूमि में। और तीसरा पूर्वोत्तर विमानन शिखर सम्मेलन हुआ ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेस 2025 बेंगलुरु में हुआ। 5वां वर्ल्ड टी कॉन्फ्रेंस कोच्चि केरल में हुआ, ये पहली बार भारत में हुआ। और अभी 5वां राजभाषा सम्मेलन इसका आयोजन हुआ था गुजरात के गांधीनगर में। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। बाकी ये थी आज के हमारे करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक जरूर कर देना। बाकी चलो कल का भी करंट अफेयर्स का हम क्विक रिविजन कर लेते हैं और फिर सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था, एपेक समिट का आयोजन ये अभी कहां पर हुआ, साउथ कोरिया। भारत के 94 नंबर के रामसर साइट बन गई है गोगाबेल झील, जो आपको मिलेगी बिहार में। और अभी पहले PWF एयर बैडमिंटन विश्व कप का आयोजन ये कहां पर होगा, यूनाइटेड अरब अमीरात। भारत का पहला डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय कहां पर लॉन्च किया गया, छत्तीसगढ़। और चावंग कुट महोत्सव किस राज्य में मनाया गया, मणिपुर। उसके अलावा भारत के पहले रक्षा EV इलेक्ट्रिक व्हीकल का नाम क्या है, तो आंसर होगा वीर इलेक्ट्रिक व्हीकल। उसके अलावा मनामा एशियाई युवा खेल 2025 में भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते, 48। क्रिप्टो करेंसी को संपत्ति के रूप में मान्यता देने वाला देश का पहला न्यायालय कौन सा है, तो मद्रास। अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस मनाया गया 3 नवंबर को। और लास्ट प्रश्न था, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में नए विधानसभा भवन का अनावरण किया था, छत्तीसगढ़। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं फिर। तो कल पूछा था, फिल्म फेयर 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया, तो आंसर होगा आलिया भट्ट को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।